राइट? यस यही है सर। मैक्स। यस सर। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यानी मेरे लिखने में गलती हो गई। उस वो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस तरह से था, P implies in bracket Q implies, ठीक है, इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे शायद ऐसे हो गया है ना, निगेशन Q और R, इतना ही दिया है ना, वो एक्चुअली है P implies, ये रह गया था उसमें P implies, और लास्ट इज P एंड Q implies R। ठीक है, अब सॉल्व करना है इसको, ये चेंज है इसमें, इजी है। फिर भी बता दूं क्या कैसे सॉल्व करना है? नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, ये देखो, ये Q इम्प्लाइज आर है, तो ये क्या आएगा, निगेशन Q और R हो गया। ठीक है, ये आएगा निगेशन Q और R, ये P इम्प्लाइज। ठीक है, तो ये और ये सेम है। ठीक है, तो ये और ये तो इक्विवेलेंट हो गया। अब हमें इसमें लाना है इसको, तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सो इट विल बी नॉट P और Q ये है हमारा, सो इट विल बी नॉट Q और R। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नॉट P और नॉट Q, इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, और R, और ये कैसे सॉल्व होगा, नॉट ऑफ P एंड Q। ठीक है, ये जो है नॉट ऑफ P एंड Q, ये कैसे आया, डी निगेशन, मॉर्गन्स लॉ। सो इट इज अ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और अब क्या बचा, ये जो है, दिस इज नॉट P और R, है ना। सो यहाँ पे P के जगह पे क्या है, ठीक है, 6 जो है, 6, ये आपको प्रूव करना है। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो नो। सो वो आएगा नॉट इक्विवेलेंट, राइट। 6 जो है, सर 6, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे सर? क्या बोला, सर डायरेक्ट नॉट इक्विवेलेंट लिखना है ना? हाँ, नॉट इक्विवेलेंट, सिंपल। और जो 11 है, 11 मेरे पास सॉल्व किया है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, इजी है वो भी। आपको शायद ये नहीं जमा होगा उसमें से, कौन सा, फर्स्ट वाला तो इजी था 11 में का, इसी सर। यस सर। 11 में का फर्स्ट वाला इजी था। आपको शायद प्रॉब्लम गई होगी सेकंड में, यस सर। सेकंड में प्रॉब्लम गई ना सबको, वो Yes. हाँ, यस सर। उसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो, ये सेकंड ऐसा है आपका, Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P एंड, और यहाँ पे है नॉट P एंड Q। आपका प्रॉब्लम है ये हैंड आने से, क्योंकि आपको ब्रैकेट में और चाहिए। अब इसको क्या करो, आप ऐसे ऐसे कंसिडर करो ना, यू हैव टू कंसिडर लाइक दिस, यानी ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले ये नॉट P के साथ हम किसका ऑरिंग करेंगे, Q का। तो ये ऐसे आएगा ना, नॉट P, ठीक है, नॉट P एंड Q और नॉट Q। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ इसको। उसी तरह से ये सॉल्व होगा। अभी इसको देखो, ये सिंपल ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, नॉट P और Q, और सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा एंड। एक सेकंड, एक सेकंड, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा एंड। ठीक है, अब ये आएगा नॉट P और Q, ये एक ब्रैकेट में, एंड नॉट P और नॉट Q।
अब देखो इसमें मैंने पहले सिर्फ P था, उसको मैंने P क्यूब में लिखा, अब क्या आएगा, अब मैं R के साथ करूंगा, तो मैं फिर से ये सिंगल, ये एक बार सिर्फ ये वाला सॉल्व करता हूँ। देखो ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब इसके साथ मुझे और को R को ऐड करना है, R को, तो इट विल बी नॉट P और Q और R एंड नॉट R। फिर से इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल बी इन पी क्यू आर। समझा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको P जो है, P, ये जो P है इसको सिंगल कंसिडर करो, इसको अकेला कंसिडर करो ये, और इसको अकेला कंसिडर करो Q। फिर इसमें हम पहले क्या ऐड करेंगे, मिसिंग टर्म। सो P के साथ क्या मिसिंग है, इसमें R है क्या, इसमें R तो है ही नहीं, हमें सिर्फ P और Q, R तो ऐड ही नहीं करना है, P को सॉल्व। आपको समझा, इसमें R को ऐड ही नहीं करना है, देखो Q और P है, सिंपल, इट इज इन P एंड Q ओनली, तो R तो ऐड करना ही नहीं है, तो यही प्रॉब्लम, ये तो यही सॉल्व हो जाएगा, ये तो करना ही नहीं है ना, ये स्टेप तो करना ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या आएगा, Q और यहाँ पे क्या आएगा, P एंड नॉट P, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे हम। सो इट विल बी P और Q एंड नॉट P एंड और Q, ऐसे ये इसके बीच में एंड रहेगा। अब फिर ये कैसे सॉल्व होगा, नॉट Q और P एंड ये हो गया सॉल्व। अब इसमें कॉमन टर्म्स देखो, कॉमन टर्म्स कौन सी दिख रही है क्या, ये दिख रही है, ये और ये लास्ट वाली, ये कॉमन दिख रही है, और बस इतनी कॉमन है, P और नॉट Q। हाँ तो ये आएगा, देखो P और Q, ये मैं कर रहा हूँ, ये सॉल्व है, मैं फिर से सॉल्व करके दूँ। सर सेकंड स्टेप मुझे समझ नहीं आई सर, वहाँ पे और कैसे आया सर? ये ना ये, हाँ एक यस मिनट सर। रुको, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं ना उसको ये करूंगा और आप बोलोगे नहीं, फिर वो उससे अच्छा है सॉल्व ही करता हूँ। देखो ये है Q और P, ठीक है, Q implies P एंड नॉट P एंड Q। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो P और Q सिर्फ दो ही ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नॉट Q और P, ठीक है, ये तो हो गया, एंड अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एंड आ रहा है, तो मैं इसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, नॉट P, ठीक है, मैं इसको एक ब्रैकेट लेता हूँ ऐसे, एंड, और यहाँ पे एक ब्रैकेट फिर से लेता हूँ Q। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है, एक्चुअली दिस इज CNF, अगर मुझे क्या काय में चाहिए, PCNF, तो अब मैं PCNF के लिए सॉल्व करता हूँ, Q और P, ठीक है, एंड अब मुझे यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है, यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है, मिसिंग टर्म Q है, Q, यहाँ पे P है ऑलरेडी, P प्रेजेंट है, सर यस सर। हाँ, तो मिसिंग टर्म कौन सी है, क्यू Q, तो अब मुझे Q ये मिसिंग टर्म में ऐड करना है, सो आई नीड टू राइट हियर नॉट P, ठीक है, नॉट P और मिसिंग टर्म कौन सी है, Q एंड नॉट Q, Q एंड नॉट Q क्या आएगा, Q एंड नॉट Q, क्यू Q एंड नॉट Q, Q कैसे आएगा, है सर। हाँ, and something
ये नॉट पी और फॉर्म क्या आएगा? नॉट पी। हाँ, तो मैंने इक्वेशन में चेंज किया क्या? नो सर। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q और यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है? पी। हाँ, तो यहाँ पे P एंड नॉट P। अब क्या करना है? सिंपल, दिस इज नॉट Q और P एंड अब यहाँ पे नॉट P और Q एंड नॉट P और नॉट Q एंड दिस इज P और Q। ठीक है, मैंने Q और P की जगह P और Q लिखा एंड दिस इज नॉट P और Q। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे कॉमन टर्म्स देखो, नॉट ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ P और नॉट Q। P और नॉट Q और कहीं पे है क्या? P और नॉट Q नहीं है। एंड नॉट P और Q, ये नॉट P Q है, ये देख यहाँ पे लास्ट ये और लास्ट, तो हम इसकी जगह एक ही लिखेंगे कोई भी, सिर्फ ये लिखते हैं नॉट P और Q। ठीक है, एंड अब क्या है? नॉट P और नॉट Q एंड P और P Q. और Q। बंद कर दो। ठीक है, आगे ख्याल में Yes sir. समझा? यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिसिंग टर्म का यूज किया। यहाँ पे मिसिंग टर्म थी Q, यहाँ पे मिसिंग टर्म थी P, तो ऐसे लिया। ठीक है, समझ गया? यही एक नहीं आया होगा, बाकी तो इजी थे, राइट? सो यहां तक था, ये जो अभी तक हमने देखी, दिस वाज यूनिट नंबर 1। हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंक्लूड हो गया। यूनिट नंबर 1, उसमें हमने क्या क्या देखा? यूनिट नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा? लॉज ऑफ लॉजिक देखे, व्हाट इज लॉजिक देखा, एंड और नॉट, इज डबल इम्प्लाइज देखा, उसके बाद थियरी ऑफ रेफरेंस देखा, CNF, DNF, PCNF, PDNF, ये चार देखे। सो दिस वाज यूनिट नंबर 1 तक जो मैंने अभी तक आपको, दैट वाज यूनिट नंबर 1। अब हम देखते हैं आज से, वी स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 2। अगेन इजी वन, ये है सेट थ्योरी। ठीक है, आप लोगों का, आपके करिकुलम में कहीं ना कहीं सेट थ्योरी हुआ है, सभी का, राइट? सेट थ्योरी हुआ है, Yes sir. वेन डायग्राम, यस सर। True. तो सेम सेट थ्योरी फिर से पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में। तो इसके मैक्सिमम कंसेप्ट आपको पता होंगे, फिर भी लेट्स एज्यूम कि आप भूल गए या आप किसी को नहीं, विल कवर इट फास्ट, ये आपको बुक में मिल जाएगा आपके। ठीक है, तो मैं इसको लिख के नहीं दूंगा, जस्ट हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करने वाले वो क्या क्या होती है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय सेट। सेट क्या है? व्हाट इज मीन बाय सेट? सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ Collection of data. सिमिलर ऑफ एलिमेंट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। तो सेट एक ऐसी एंटिटी है या एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होंगे आपके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेट जनरली हम करली ब्रेसेस में दिखाते हैं। सो से A B C अप टू Z। सो दिस इज
दिस इज इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ए ई आई ओ यू, अब ये जो है इसको हम कहते हैं ए आई ओ यू, Vowels. इसमें वॉवेल्स, इसको हम बोलते हैं वॉवेल्स, ठीक है। नाउ दिस इज सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, और इसी को हम बोलते हैं सबसेट, इसी को हम बोलेंगे सबसेट। व्हाट इज मीन बाय सबसेट हियर? अब सेकंड टर्म मैंने डिफाइन किया, व्हाट इज मीन बाय सबसेट। तो सबसे क्या होता है? सबसेट is an entity or is a collection which belong to certain set, किसी सेट में का एक छोटा सा पार्ट, उसको हम बोलेंगे सबसेट। नाउ दिस सबसेट, ठीक है, दिस सबसेट अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं से, तो मैं इसको बोलता हूं कैपिटल ए, कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, Alphabet. ठीक है। और मैं बोलता हूं सब एक सेट बी, set B is a set of vowels, set of vowels present in English। तो हम बोल सकते हैं कि जो B है, B is a subset of A, B is a subset of A, B is a subset of A, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको एक साथ बताई। व्हाट इज मीन बाय सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, and what is meant by subset? Subset is a part of set, subset is a part of set, सेट में का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। दिस इज सेट एंड सबसेट। उसके बाद इसमें की टाइप्स ऑफ सेट। नाउ व्हाट इज मीन बाय टाइप्स ऑफ सेट? सो देयर आर सर्टेन टाइप्स, टाइप्स में भी दो टाइप होते हैं जनरली। एक है फाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और एक होगा इनफाइनाइट सेट। एक होगा इनफाइनाइट सेट। देखो, जो जो लोगों को आगे कभी गेट की एग्जाम करनी है, गेट की एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, सो ये इस टाइप की जो डेफिनेशन है इसको आपको एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन है इसके ऊपर भी आता है वहां पे। सो व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट सेट? सो अगर मैं एक सेट लेता हूं, अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, अगर मैं ऐसा सेट डिफाइन करता हूं, सो इट विल बी मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, राइट। सो इसको हम बोलेंगे फाइन, ठीक है। या फिर सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, फिर उसमें आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। या फिर द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, हमने लिखा ए आई ओ यू। सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ Class. SCITA, तो इट्स अ फाइनाइट सेट, ठीक है। आपके वहां पे नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5, या फिर आपके स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी आएंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। सेकेंड टाइप है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में बोलेंगे हम सेट ऑफ Natural नेचुरल number. नंबर्स। यस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा? 1 2 3, एंड दिस इज अप टू इंफिनिटी। ये कहां तक चलेगा? अप टू इंफिनिटी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इन्फिनिटी से आएगा ये, तो ये आएगा इसमें -3, -2, -1, फिर यहाँ से 1, 2, और ये फिर से इन्फिनिटी तक। सो दीज आर द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। Set of integers. These are called as the examples of infinite sets. These are the these are example of infinite set. उसके बाद एक होता है सिंगल सेट या सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या बोलता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एक नंबर हो, सिंगल वैल्यू हो। कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल वैल्यू हो, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, x, और ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ऐसे है, ठीक है। x जो 4 से ग्रेटर है लेकिन 6 से स्मॉलर है, 4 से ग्रेटर है और 6 से स्मॉलर है, एक x की ऐसी वैल्यू। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, 5, सिंगल वैल्यू है अभी, ठीक है। सो x की एक ऐसी वैल्यू जो 4 से ग्रेटर है और 6 से स्मॉलर है, सो दिस इज कॉल्ड एक जिसमें 6 आएगी। उसके बाद एक है नल सेट, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं इसको, नल सेट या एम्प्टी सेट, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि x² इक्वल्स टू 5। एक x की ऐसी वैल्यू जिसमें x² इज इक्वल्स टू 5 एंड, और x क्या है, x जो है, x ये एक इंटीजर है, ठीक है। इट्स नॉट एन कॉम्प्लेक्स नंबर या ऐसा कोई नहीं है, इंटीजर है, सिंपल इंटीजर है। बताओ ऐसी कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। ऐसी कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, फाइव वैल्यू। एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको स्क्वायर करने के बाद उसका आंसर 5 आएगा। इंटीजर वैल्यू है क्या ऐसी कोई, नो नहीं है। इसलिए उसको हम बोलेंगे, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 5 के साथ, 5, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज नल सेट। सो अब हम देखेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट, व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट। अब हम ऐसे बोल सकते हैं, सेट A is equals to set B if and only if x is an element of A is equivalent to x is an element of B, ठीक है। अब ऐसे दो सेट लेंगे हम, जैसे अब मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे है 1, 2 और B में एक सेट है, वो इस तरह से 3, 1, 2। So every element of A और every element of B इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज है, बट ए में एक ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट
तीन एलिमेंट्स है और वो कौन से हैं 1 2 3। बी एक ऐसा सेट है जिसमें भी तीन एलिमेंट प्रेजेंट है और वो कौन से 3 2 1। तो दोनों में 3 है, दोनों में 2 है, दोनों में 1 भी है। सो वी कैन से दैट A and B are equal sets. A and B are equal sets. एक होता है इक्विवेलेंट सेट। मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया है, वो एक पीडीएफ है हमारे क्लासरूम में मैंने आपको दिया है। वो टेक्स्ट बुक है, ठीक है। उसमें ये सब मिलेगा आपको, एवरीथिंग वहां पे आप देख सकते हो। सो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? एलिमेंट कैन बी पुट इनटू 1 to 1 correspondence with the element of another set। अगर दो सेट में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, देन वी कॉल देम एज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किस तरह से डिनोट होता है? ऐसे, A इज इक्विवेलेंट टू B। सपोज करो A में हमारे पास 1 2 3 और B में है हमारे पास A B C। अब यहाँ पे एक सेट A है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं और एक सेट B है जिसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं। लेकिन A, अब यहाँ पे देखो A में 1 2 3 है और B में ABC है। हम इसमें करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं कि इट इज A 1 2 3 और यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है हमारे वो ABC है। यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर है। सो वी कैन ड्रॉ 1 to 1 correspondence between A and B। 1 to 1 correspondence between A and B। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1 to 1 corresponds है। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ऐसे होता ACE और यहाँ पे होता 1 2 3, तब यहाँ पे मैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं बोल सकता था, बिकॉज 1 और 2 में जो डिफरेंस है और 2 और 3 में जो डिफरेंस है वो 1 का है। ए और सी में जो डिफरेंस है और सी और ई में जो डिफरेंस है वो 2 का है। सो यहाँ पे हम करस्पॉन्डेंस नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखो 1 और 2 में डिफरेंस 1 का, 2 और 3 में डिफरेंस 1 का, ए और बी में डिफरेंस 1, बी और सी में डिफरेंस भी 1। A 1 2 3 ascending order, A B C ascending order, so we can say that we can draw a correspondence, an equivalent between A and B, to one correspondence between A and B, तब हम इनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद सबसेट हमने इसको देखा था, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सबसेट। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन तो मैंने बताया था आपको। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? A is a subset of B। A is a subset of B। और अगर B होगा तो B is a subset of A। ऐसे तो सबसेट का जो ये है सिंबल वो इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे सबसेट। ठीक है, दिस इज सबसेट।
ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे एक सबसेट का। सो अगर ए में है 1,3 और बी में एलिमेंट्स है 3, 2, 4, 1, 7, 8 ऐसे। अब यहाँ पे एक सेट है जिसमें दो वैल्यूज है ओनली 1 एंड 3, बी एक सेट है जिसमें 6 वैल्यूज है। सो वी कैन से दैट A is a subset of B. A is a subset of B. A is a sub, ठीक है। सो ये these are the some types of set। अब हम इसके कुछ operations देखते हैं। There are certain operations that can be performed on set। There are certain operations that can be performed on set। अब हम उसको उसके तरफ चलते हैं। ऑपरेशंस, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो, ठीक है। लेट्स सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस, इसमें फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन। यूनियन एक ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, उसके बाद होता है डिफरेंस। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सारे हमारे ऑपरेशंस हैं which can be performed on a set, and there are certain laws। there are certain laws that can be applied on set। तो इसको हम बोलेंगे laws of set। laws of set, इसमें एक है डी मॉर्गन्स लॉ। और सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं वो ये दो लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब मैं और एक छोटा सा बेसिक, अभी हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, मैं अभी थोड़ा बेसिक लेता हूँ कि वेन डायग्राम क्या होती है और ये सब। और उसके बाद हम फिर जब ऑपरेशंस पे जाएंगे तब हम एक्चुअल में एग्जांपल लूंगा और ये सब आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ कैसे यूज होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, मैं आपको और जो इसमें हम यूज करने वाले वो भी बता देता हूँ।
ठीक है। अब व्हाट इज मीन बाय वेन डायग्राम्स, ये आपने वर्ड सुना होगा मोस्टली, वेन डायग्राम। देखो जो अभी आप आगे, या शायद आपने भी स्टार्ट किया होगा रीजनिंग के क्वेश्चंस, है ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने शायद सॉल्व करना स्टार्ट किए होंगे या नहीं किए, पता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड रीजनिंग, Yes, sir. इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज किसी को? तो ये जो वेन डायग्राम है ना, ये जो वेन डायग्राम है, ये अपन यहाँ तो यूज कर ही रहे, आपको जब रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे ना, तब भी आप यहाँ वहां पे सॉल्व करने वाले हो, या ये जब रीजनिंग पार्ट आएगा ना, उसमें भी आप सेट थ्योरी के कुछ कुछ पार्ट आप वहां पे सीखने वाले हो। उसमें से एक है जो वहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेन डायग्राम। सो व्हाट इज वेन डायग्राम? So it's a schematic diagrammatic representation of a set. Schematic diagrammatic representation of a set. And generally in Venn diagrams we use rectangles and circle. हम generally use करते हैं rectangles और circles को, rectangle and circle. अब इसमें होता है यूनिवर्सल सेट, इसमें होता है एक यूनिवर्सल सेट। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं बाय रेक्टेंगल, एंड एनी सबसेट, एनी सबसेट, any subset of this universal set, any subset of this universal set, it is represented by, it is represented by circle, यानी subset of universal set. एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे देखो एक एग्जांपल कि एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स, यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स, इसको हम डिनोट करेंगे यू से, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे, चलो यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द पॉसिबल नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस rectangle. All the possible numbers, all the possible natural numbers are present in this rectangle. ठीक है, तो मैं ऐसे बोलता हूं कि we have a u which is, it is a set of natural number, set of natural number, set of natural number u. So all the possible natural numbers are present in this rectangle. और अब मैं लेता हूं एक सेट A जिसमें है 1 और 2। अब देखो A में हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या है, नेचुरल नंबर। सो ऑब्वियसली A इज अ सबसेट ऑफ U। तो हम A को कैसे डिनोट करेंगे, तो हम A को ऐसे डिनोट करेंगे, ये ऐसे, ये जो 1 एंड 2 है इसमें, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से, और वो सर्कल में क्या है, वैल्यूज 1, 2, ये वैल्यू है, दो वैल्यू है हमारे पास 1 और 2। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, हाँ ऐसे।
सो दिस इज एक्चुअल, ये है हमारी, ये जो निकाला है मैंने यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे वेन डायग्राम। मैंने अभी एक जस्ट सिंपल एग्जांपल लिया, व्हाट इज मीन बाय वेन डायग्राम। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. सो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो हम आज यहीं तक कंक्लूड करते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने आज देखा डेफिनेशन ऑफ सेट, सबसेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट, अलग अलग टाइप के सेट देखे। उसके बाद देखा हमने, हाँ, उसके बाद हमने देखे, हमने सिर्फ डिफाइन किए या हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किए व्हाट आर द वेरियस सेट ऑपरेशंस। तो उसमें होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, एंड देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ सेट जो हम मैक्सिमम टाइम्स यूज करने वाले, डी मॉर्गन्स लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये सब हम यूज करेंगे या इसको हमें जब प्रूव करना है तब हम यूज करने वाले हैं, वेन डायग्राम्स। तब हम क्या यूज करने वाले हैं? वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम, इट इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इट इज अ सिस्टमैटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब ये इसमें क्या होता है? एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? तो ऑल द पॉसिबल सेट जिसको हम बोलेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से। और उस यूनिवर्सल सेट का अगर कोई सबसेट होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक है, हमने एक एग्जांपल देखा। एग्जांपल में मैंने बोला कि कंसीडर अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, उसके बाद हमने क्या बोला कि एक ए नाम का एक सेट है जिसमें वैल्यूज है 1 और 2, दो ही वैल्यूज है 1, 2। 1 एंड 2 ये जो है, these are natural number. So we can say that A is a subset of U, universal set. अब इसको, ये जो है, इस प्रॉब्लम को मुझे वेन डायग्राम में अगर डिनोट करना है तो मैं कैसे करूंगा? इस तरह से। सो U एक रेक्टेंगल है जिसको मैं बोलता हूं U। एंड व्हाट इज U? U इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और उसमें मैं एक सबसे डिनोट करता हूं A, जिसपे कौन सी वैल्यूज है? 1, 2। सो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम।